गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ पवन कुमार। तो सर आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक प्रीपोजिशन जो आपको 10th एंड 12th के जो भी स्टूडेंट हैं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप इसको ढंग से पढ़ के जाइए। यहाँ से आपको 5 नंबर आता है तो आपको सर यहाँ से आपको बनेगा, ठीक है। तो सर आज चलते हैं हम लोग नया टॉपिक प्रीपोजिशन की ओर, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप घर पे आराम से ढंग से पढ़ रहे होंगे, नहीं मतलब मॉर्निंग में उठ के पढ़िए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ से आज पहला दिन है प्रीपोजिशन का, डे फर्स्ट। देखिए प्रीपोजिशन होता है क्या? नहीं, प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच इज़ एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन नॉन एंड प्रोनाउन। मतलब सिर्फ कहीं कहीं नॉन आएगा तो कभी कहीं प्रोनाउन आएगा और दोनों के बीच में क्या एक संबंध को बतलाता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखे हैं, संबंध को बतलाता है। कहने का मतलब सर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख दिखाते हैं आपको। मान लो कि लिख सकते हैं द कैट इज देखिए यहाँ पे लिखे द कैट इज डॉट डॉट टेबल। अगर यहाँ पे आप प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे तो अगर इसको हम हटा दे रहे हैं तो क्या हुआ, द कैट इज टेबल। बोलने में क्या लग रहा है? गलत। मतलब ये आपका सेंटेंस क्या है? गलत है। तो प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद यहाँ पे हम अंडर, ऑन कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं कि जब बिल्ली है टेबल के ऊपर है नीचे है तो प्रीपोजिशन अंडर, ऑन, फ्रॉम, नहीं सिंस, फॉर सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के हेल्प से हम लोग सर सेंटेंस को अच्छा ढंग से शुद्ध लिख सकते हैं और उसको हम ढंग से मतलब 1 नंबर अपने एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण से हम उसको कवर कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन पढ़ने के से आपको फ़ायदा होगा ये कि सेंटेंस को ढंग से सही लिखना आपको आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। देखिए सर लिखे हैं प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच इज यूज टू एस्टेब्लिश्ड के मतलब होता है स्थापित करता है, ना इस संबंध को बतलाता है। विच इज एस्टेब्लिश्ड रिलेशन, नहीं रिलेशन बिटवीन टू नॉन्स। अब यहाँ पे द कैट आया था, डॉट डॉट यहाँ टेबल आया था, तो कैट और टेबल दोनों वहाँ पे क्या था? नॉन ही तो है। एक था मटेरियल नॉन, नहीं एक यहाँ पे कैट क्या है? कॉमन नॉन। तो मतलब कहने का मतलब सर 2 नॉन के बीच में प्रीपोजिशन क्या संबंध बतलाया कि बिल्ली टेबल के ऊपर है टेबल के नीचे है। तो यहाँ प्रीपोजिशन तो बहुत पढ़ना है लेकिन हम लोग सब टोटल पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ लेंगे सबके बारे में कहाँ पे ऑन यूज करेंगे कहाँ पे एभव यूज करेंगे तो आपको उसमें गलती नहीं करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर आराम से लिख लीजिएगा, नहीं जो कि आपको अच्छा रहेगा। हिंदी में भी लिख दिए हैं प्रीपोजिशन वह नॉन है, वह शब्द है जो 2 नॉनों के बीच में क्या रिलेशन मतलब संबंध को एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करता है। आप इसको आराम से कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। सर यहाँ पे देख रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नहीं समझ में आ रहा है? इसको हम इरेज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे आप लोग वॉइस शायद पढ़े होंगे, नहीं बहुत बच्चे वॉइस पढ़ते हैं नहीं मज़े से। देखो आप लिखते हैं ए बुक इज रिटन बाय, देखो कुछ भी रहे सेंटेंस में। अगर मान लो कि उधर जो था इसका सेंटेंस था, नहीं अगर हो जाएगा क्या आई राइट ए बुक रह सकता था, नहीं मान लो यहाँ इसका सर आई राइट ए बुक। तो उसके मत देखो, हम जानते हैं सर प्रीपोजिशन बाई क्या है? प्रीपोजिशन देखो लिखे रूल फर्स्ट कि प्रीपोजिशन के बाद मतलब बाई तुम्हारा क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है सर? ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए तो हम लोग जब वॉइस बनाते हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करके। तो प्रीपोजिशन में रूल तो था लेकिन कहाँ से आया है? किसके लिए बाई के बाद दिए ऑब्जेक्ट? क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यहाँ आई नहीं देते हैं जी, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? मी देते हैं। आ रहा समझ में? नहीं लोग पढ़ते जब वॉइस पढ़ते हैं तो बाई हर, बाई मी, बाई यू, बाई दे, देम करते हैं इस तरह से। तो आपको अब आइडिया मिल रहा होगा कि प्रीपोजिशन बाई एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव केस।
तो बारी बारी से सर हम लोग पकड़ेंगे सब पॉइंट को, आपको सामने हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब आपको पहले समझ में नहीं आ रहा होगा सर बाई के बाद में हम ऐसा काहे मी लिखते हैं, काहे हर लिख रहे हैं, काहे हिम लिख रहे हैं, ही क्यों नहीं लिखें। तो इसके लिए जवाब आपका एक रहेगा, एक हम देते हैं नहीं कोई, मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी किताब में पढ़ेंगे कि बाई है प्रीपोजिशन और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है। आया समझ में सर। इसके बाद देखिए, अब देखो सर एक और लिखे हैं, इसको तो एग्जाम्पल दे दिए। आफ्टर प्रीपोजिशन जीरंड, वर्ब के चौथा फॉर्म को भी जीरंड बोलते हैं, पता है आपको। तो सर देखो प्रीपोजिशन के बाद बाई क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या रहता है, वर्ब के चौथा फॉर्म हम लोग देते हैं। क्या लिखें, आई अबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग। आ रहा समझ में। तो सर दो पॉइंट था, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, एग्जाम्पल भी लिख लेना है, इसका एग्जाम्पल नीचे है, ढंग से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग सर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आज सर आराम से पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से सबके बारे में। देखो सबसे पहले सर हम पढ़ाते हैं ऑन के बारे में और एभव। पर या ऊपर होता है, ऑन और एभव दोनों का हिंदी होता है पर या ऊपर, लेकिन आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा सर कहाँ पे ऑन और कहाँ पे एभव लगाते हैं, तो आज के बाद आपको गलती नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं ऑन के बारे में, ठीक है। देखो ऑन का प्रयोग तब करेंगे सर जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के क्या रहे, ऊपर रहे और उससे चिपका रहे, सटा रहे, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस नहीं रहे। देखिए हम सपोज डेट यहाँ पे कुछ ड्रा करते हैं, मान लो कुछ भी है वस्तु, इसके ऊपर हम सर रख दिए बॉल, आ रहा समझ में। तो सर टेबल के ऊपर हम बॉल रख दिए, तो बॉल टेबल के ऊपर है और दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, सटा हुआ है। तो इस स्थिति में सर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऑन का प्रयोग करेंगे। आप लिख सकते हैं, मान लो किताबें रख दी हम टेबल पर बेंच पे, नहीं अगर यहाँ पे बुक रख देते हैं तो बुक यहाँ कहीं न कहीं से चिपका रहेगा। अगर यहाँ बुक रख दिए सर तो यहाँ पर बुक क्या रहेगा, चिपका रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या लगाना है, ऑन। ऑन क्यों लगाएं, आया समझ में, क्योंकि बुक है जो टेबल के ऊपर रखल है और दोनों के बीच में कोई गैप भी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखें, ऑन लिखें। आ रहा समझ में। मान लो कोई बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है, तो द कैट नहीं सिट ऑन द टेबल, इस तरह से नहीं। आगे देखिए इसके बाद एभव है सर सेकेंड में, इसको समझो। एभव का हिंदी भी होता है ऊपर या पर। देखिए एभव का प्रयोग कब करेंगे, एभव का प्रयोग तब करते हैं सर जब वस्तु नहीं, देखो जब वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रहे। ये वस्तु आपका है, बॉल है, कुछ भी, जब वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रहे और दोनों के बीच में क्या रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहे, गैप रहे, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहे, तो क्या लिखना है आपको, एभव। जैसे से मानते हैं हम यहाँ पे एक इस तरह से फैन बना दिए, ठीक है। नीचे एक लड़का है, बदमाश बच्चा है, क्लास में नहीं पढ़ता ये, ठीक है। अब सर देखिए लड़का बैठा हुआ बेंच पे नहीं, और इसके सर के ऊपर क्या है, फैन है, सीलिंग फैन घूम रहा ऊपर राउंड राउंड। तो फैन इसके सर के ऊपर है, आ रहा समझ में, और फैन इसके सर से चिपका हुआ भी, सटा हुआ भी नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या लिखेंगे, द फैन, एग्जाम में पूछा है ये, द फैन इज ऑन द हेड, बैठा हुआ उसके ऊपर क्या है, एक फैन लगा हुआ है। मान लो हम यहाँ बैठे थे, हमको कोई फैन लगेगा तो मेरे सर से चिपका हुआ तो नहीं रहेगा, नहीं रहता है, लेकिन है कहाँ पे, ऊपर है, ऊपर है, इसे चिपका हुआ नहीं है, सटा हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द फैन इज एभव माई हेड, द फैन इज एभव माई हेड।
आ रहा समझ सर आपको कि ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एभव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको बता रखे हैं इतना अच्छा से फिगर ड्रा करके कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से चिपका रहे और ऊपर रहे तो ऑन लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहे लेकिन दोनों के बीच में स्पेस रहे, गैप रहे नहीं, तो क्या लिखना है, एभव। मतलब पंखा मेरे का है, सर के ऊपर है। यदि कोई छात्र इसको ऐसे बना दिया जी एग्जाम में, द फैन इज ऑन माई हेड, कोई अगर बना दिया द फैन इज ऑन माई हेड, तो कहीं न कहीं वो लड़का क्या कर रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, मतलब आत्महत्या कर ले रहा है। कैसे, ग्रामर से नहीं, मतलब ऑन की जगह पर एभव, इसकी जगह पर वो लगा देगा तो गलती नहीं कर रहा। मतलब पंखों को हम सटाएंगे अपने सर में तो मेरा सर कट नहीं जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे फिर। तो आप ऐसा गलती नहीं करना है। मतलब एग्ज़ाम में एभव और ऑन का प्रयोग से आएगा प्रॉब्लम, तो उम्मीद है कि आप ढंग से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे और भी इंटर, इंटू नहीं, ऐट बहुत है, अप डाउन, एभव तो हो ही गया सर, ठीक है। मतलब फ्रॉम, सिंस, जो भी पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ओर देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।